हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवसर में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्थ सेट एंक्लेक्स क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड है। वह टॉपिक, वह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको दोस्तों डायरेक्ट नोट सेट के अंदर देखने को मिलेगा, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस अपने 3 वीडियो के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। धीरे 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 अपन इस क्लास को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक में डालूंगा ना इसके ऊपर क्लियर चीजें, जैसे लोकिया डाल दूंगा, जो आपका लियोपोल्ड वो डाल दूंगा, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन डाल दूंगा, क्लियर चीजें जो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड एब्नॉर्मलिटीज होती है उसके ऊपर डाल दूंगा, जो पेल्विस कितने टाइप के होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके ऊपर डाल दूंगा। तो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन सभी टॉपिक को मैं आपके क्या कर दूंगा, डाल दूंगा इस YouTube के ऊपर। और मैं कह रहा हूँ आपकी जो स्टडी है ना, बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं ये सारे टॉपिक। तो एक भी चीज को मिस मत करना, सारे अच्छे से पॉइंट होने वाले हैं। क्लियर चीज दोस्तों, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और एक मोटिवेशनल क्योट के साथ में स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो अपना मोटिवेशनल जो क्योट्स है वो हमेशा अच्छा ही रहता है और बहुत मोटिवेटिंग रहता है बच्चों के लिए। देखिएगा क्योट्स क्या कह रहा है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, समझना इस चीज को और एकदम अच्छे समझना कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी क्यों ना हो लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे हमारे जो छोटे छोटे प्रयास है दोस्तों, जो अपनी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, फिर लिखा वैसे हमारे जो छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो ध्यान रखना, वही आपको छोटी छोटी बूंदें बनना है। और एक दिन आपकी जो छोटी छोटी बूंदें बन के रहोगे ना, तो एक दिन बहाव जरूर आएगा, एक दिन आप नदी जरूर बनोगे और वो नदी समंदर में जाके मिलेगी। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो लाइफ में हमेशा छोटे छोटे परिवर्तन करिए, छोटे छोटे बदलाव करिए, छोटे छोटे जो आपके प्रयास है वही आपको क्या कर सकता है, आपका जो टारगेट है उस टारगेट तक आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। क्लियर चीजें, तो हमेशा आपको क्या करना है, छोटे छोटे प्रयास आपको करते रहना है। अब आ जाते हैं अपन इसी मोटिवेशन के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन, ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। ए क्लाइंट एट टर्म ऑफ गेस्टेशन, एक क्लाइंट है, टर्म का मतलब है कि वो क्लाइंट आपका लगभग 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के समथिंग है। हु इज एक्सपीरियंस एब्रेसिव प्लेसेंटा, उसको क्या हो रहा है दोस्तों, एब्रेसिव प्लेसेंटा वो एक्सपीरियंस हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ these finding, nurse would prepare the client which anticipated prescription। मतलब सिंपल सी बात है, 37 वीक गेस्टेशन है, वो एक लेडी आई है, उसको एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है दोस्तों, और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है। अब इस फाइंडिंग के आधार पर नर्स उसके अंदर क्या प्रिस्क्रिप्शन करेगी। देखिएगा सबसे पहला, डिलीवरी ऑफ द फीटस, नर्स डायरेक्टली फीटस की क्या करेगी, डिलीवरी करवाने का इंतजाम करेगी। उसके बाद लिखा है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट, अब नर्स स्ट्रिक्टली इनटेक और आउटपुट के ऊपर ध्यान देगी। उसके बाद में लिखा है कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर प्रेगनेंसी, अब जितनी प्रेगनेंसी बची है उसमें कंप्लीट स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट देगी। फिर लिखा है नीड फॉर वीकली मॉनिटरिंग ऑफ द कोगुलेशन स्टडीज अंटिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, कि आपको क्या करना है, कोगुलेशन स्टडीज को करना है। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे देखो आपका गेस्टेशन एज में है और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है। आप सभी को पता है जो एब्रेप्सिव प्लेसेंटा जिसको अपन एपी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसकी वजह से एपीएच होता है, पता है ना आपको, जो एंटीपार्टम हेमरेज के सबसे ज्यादा रिस्क रहते हैं। अब एब्रेप्सिव प्लेसेंटा में क्या होता है आपका, अर्ली सेपरेशन, क्या होता है, अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा क्या हो जाती है आपकी, अर्ली सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, ठीक है, डिलीवरी से पहले। अब यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में न तो आपको इनटेक आउटपुट देखने की आवश्यकता है, उसके बाद में नहीं आपको प्रेगनेंसी की स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देनी है, और नहीं आपको कोगुलेशन प्रोफाइल को मॉनिटर करना है।
यहाँ प्रायोरिटी क्या है, जब मैं कह रहा हूं प्लेसेंटा सेपरेट होगी, प्लेसेंटा सेपरेट होगी इसका मतलब बच्चे के पास में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, बच्चे के पास में, फीटस के पास में ब्लड नहीं जा रहा है। जब उसको फीटस के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इसका मतलब फीटस किस में जाएगा, डिस्ट्रेस में। और जब फीटस डिस्ट्रेस में जाएगा तो आपके पास में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जितनी जल्दी हो सके उस फीटस की क्या कर दो दोस्तों, डिलीवरी कर दो। जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, उस फीटस की डिलीवरी करना है, क्योंकि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बाद में फीटस को न तो ऑक्सीजन मिलेगा, न प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड मिलेगा, फीटस जाएगा डिस्ट्रेस में, और डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में आपको दोस्तों क्या करना है, फीटस की डिलीवरी ही करवाना। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। ध्यान रखना, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका CNCI जो एग्जाम होता है, जो आपका चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, देख लेना दोस्तों, और बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आया, देखना क्वेश्चन क्या देखोगा, द नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विद द norepinephrine reuptake inhibitor action used to treatment of the ADHD। इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी आपकी नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है जो क्या होती है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। और ये किसके अंदर यूज की जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका नाम है आपका ADHD। अब ADHD का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका अटेंशन, ये हो गया आपका डेफिसिट, फिर क्या हो गया आपका हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्लियर चीज है, इसकी फुल फॉर्म कहने का मतलब है ADHD में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। सबसे पहले ड्रग का नाम क्या लिखा, देखो ये ड्रग है, इसका नाम है आपका एटोमॉक्सिटिन। क्या नाम है दोस्तों, एटोमॉक्सिटिन। उसके बाद में क्या नाम है आपका, ये होगा आपका डेक्स एम्फिटामाइन। क्या नाम है आपका, डेक्स एम्फिटामाइन। उसके बाद में होता है मिथाइल फेनिडेट, और उसके बाद में कौन सी दोस्तों, फीमोजाइड। अब यहां मैं बात करूं, फीमोजाइड भी यहां पे यूज नहीं होती है, और जो आपका डेक्स एम्फिटामाइन ये भी नहीं होता है, ठीक है, डेक्स एम्फिटामाइन ये भी नहीं होती है। अब यहां ऑप्शन या तो ए राइट जाने वाला है या क्या सी राइट जाने वाला है। अब यदि अपन बात करूं दोस्तों कि जो इसकी कैटेगरी कौन सी है, क्या है, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा वो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ध्यान रखना इन्होंने जो CNC है उसने राइट आंसर क्या माना है, इसकी ड्रग का नाम क्या, ध्यान रखना इसका नाम है आपका एटोक्सीमेटिन। क्या नाम है दोस्तों, एटोमॉक्सिटिन। क्लियर चीज है आपकी, इस ड्रग का नाम है एटोक्सीमोक्सिन। ये ड्रग आपकी मोस्ट कॉमन यूज की जाती है ADHD में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दिल्ली एम्स भी इस ADHD के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और इस ड्रग के बारे में पूछा हुआ 2 से लेके 3 बार। तो ध्यान रखना ADHD की जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग का नाम है, मोस्टली यूज करते हैं, उस ड्रग का नाम क्या है दोस्तों, ये आपका ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और OBJ से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द नर्स इन द पोस्टपार्टम यूनिट इज कैरिंग ए क्लाइंट हु हैड जस्ट डिलीवर न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग द प्रेगनेंसी विद द प्लेसेंटा प्रीविया। एक लेडी है, उसके प्लेसेंटा प्रीविया था, उस लेडी को प्लेसेंटा प्रीविया था, और उसने न्यूबॉर्न को हाथों हाथ क्या किया, डिलीवर किया है, ठीक है। फिर लिखा है द नर्स रिव्यू द प्लान एंड मॉनिटर द क्लाइंट विच रिस्क एसोसिएटेड द प्लेसेंटा प्रीविया। सिंपल सा ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है। यहां देखो कितना बड़ा क्वेश्चन घुमाया है, और सिंपल सा पूछा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द PP प्लेसेंटा प्रीविया का क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो ध्यान रखना है इन्फेक्शन जो आपका प्लेसेंटा प्रीविया का कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इन्फेक्शन जो आपका मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना वो कब डेवलप होता है, डेवलप आफ्टर एमनियोटोमी। ध्यान रखना एमनियोटोमी करने के बाद में सबसे ज्यादा रिस्क रहते हैं इन्फेक्शन के। हेमरेज कब होता है, ध्यान रखना हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन दोस्तों यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लड लॉस होगा तो हाइपरटेंशन होगा। ये आपका किसके अंदर देखने को मिल सकता है, ये प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर लिखा आपका डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। क्या नाम है,
DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ये भी दोस्तों यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना। जो कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूं तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन जाएगा उस कॉम्प्लिकेशन का राइट आंसर क्या जाएगा? डी। इसका नाम है डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये आपका हेमरेज हो सकता है। और कौन सा हेमरेज दोस्तों? एपीएच। एपीएच का मतलब एंट्री पार्टम हेमरेज, ऐसा हेमरेज जो डिलीवरी होने से पहले, क्लियर चीज ध्यान रखना, डिलीवरी होने से पहले बिफोर बर्थ जो हेमरेज होता है उसको अपन बोलते हैं एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिएगा। द चार्ज नर्स, के लिए चीज है इंचार्ज है ना, द इंचार्ज नर्स विटनेस द nursing assistant hitting the client in the long term care facility and nursing assistant can be charged with। कहने का मतलब ये है कि जो आपका नर्स इंचार्ज है उसने क्या किया, एक जो क्लाइंट है उसको क्या किया, हिट किया, उसको मारा। क्लियर चीज है, वो केयर कर रहा था और केयर करते टाइम उसने क्या कर दी, उस क्लाइंट को मार दिया, हिट कर दिया। ठीक है, अब बताओ जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो इसके ऊपर कौन सा केस या कौन सा चार्ज लगाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस लगाएगा, या उसके ऊपर टोर्ट का केस लगाएगा, या उसके ऊपर एशोर्ट का केस लगाएगा, या उसके ऊपर क्या होता है ध्यान रखना, माल प्रैक्टिस का। अब यार देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे देखो उसने धमकाया है, हिट किया है, मारा है, तो ध्यान रखना, उसके लिए ध्यान रखना नेग्लिजेंसी नहीं आता है। नेग्लिजेंसी का मतलब है यदि आपको कोई काम करना है और उस काम को नेग्लेक्ट कर देते हो, क्लियर चीज है, तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। जैसे माना कि कोई सीजर वाला पेशेंट, उसकी साइड रेल ऊपर नहीं की, दिस इज नेग्लिजेंसी। टोर्ट के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल एक टोर्ट के अंदर आएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम होगा उसका। अब देखो, यदि मैं हिटिंग की बात करूं, कोई मारता है तो उसके लिए जो आता है उसका नाम है बैटरी। किसी को टच करना, किसी को मारना, किसी के साथ मारपीट करना, उसके लिए केस लगता है, उसका नाम है बैटरी। लेकिन यह हिट किया है तो ध्यान रखना, असोल्ट भी यहां पे आपका जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, असोल्ट। असोल्ट क्यों जाएगा, क्योंकि जो असोल्ट होता है, इस असोल्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि डराना, धमकाना। क्लियर चीज है, यहाँ क्या करना, आपका किसी भी पर्सन को फियर में रखना, डराना। क्लियर चीज है, उसको क्या करना, आपका वार्निंग देना। क्या देना दोस्तों, वार्निंग देना। तो इन सभी की वजह से अपन क्या बोलते हैं, असोल्ट। तो यहाँ पे उसने हिट किया है, डराया है, धमकाया, तो उसके लिए जो राइट आंसर जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एश्योर्ड। बैटरी होता तो बैटरी जाता, लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना सी इज द राइट आंसर, इसको अपन क्या बोलते हैं, एश्योर्ड। और उसके बाद में कौन सा, माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का मतलब है आपने एक काम कर दिया, काम किया है लेकिन काम आपने अधूरा किया है। क्लियर चीज है, जैसे माना कि आपको मेडिकेशन 3 टाइम मेडिकेशन देना था, 3 टाइम क्या देना था, मेडिकेशन, लेकिन आपने मेडिकेशन 2 टाइम ही दिया। इसका मतलब आपने काम तो किया है लेकिन आपने काम आधा अधूरा किया है। दिस इज द माल प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 से लेके 4 बार इसको दिल्ली एम्स ने पूछ लिया है। व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर नर्स सबसे पहले क्या काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा। देखो क्या लिखा है, इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी डायरेक्टली। उसके बाद देखिएगा इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, वो ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद देखो मॉनिटर द वाइटल साइन, वो वाइटल साइन को मॉनिटर करेगी, या स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। सबसे पहला कौन सा काम करेगी, बात यहाँ पे ये हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब यदि मैं बात करूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, सबसे पहला जैसे माना कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो ये हो गया बीटी रिएक्शन। जब भी बीटी का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, तब आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है, देखिएगा। जो सबसे पहले है वो आपको क्या करना है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सेकेंड वन जो आपको करना है वो आपको देना है दोस्तों पोजीशन। सेकेंड वन आपको क्या देना है, पोजीशन। पोजीशन थर्ड वन के बाद में आपको क्या करना है, वाइटल साइन। क्या लेना दोस्तों, वाइटल साइन। वाइटल साइन के बाद में आपको क्या करना है, एससीपी को क्या करना है, नोटिफाई करना है। किसको बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, फिर आपको क्या करना है,
प्रोवाइड, ये हो गया आपका प्रोवाइड मेडिसिन, जो डॉक्टर बोलेगा वो आपको क्या देना है, मेडिसिन देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो सैंपल कलेक्ट करना है, क्या लेना है, ब्लड सैंपल लेना है, जो लेबोरेटरी को भेजना है कि रिएक्शन क्यों हुई है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, ब्लड बैंक को क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न किसको करोगे, ब्लड बैंक। रिटर्न किसको करोगे, जो ब्लड बैंक है उस बैंक को आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहला जो आपका काम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, स्टॉप करना, और क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट एनएस। ये ध्यान रखना सारा कभी भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए दोस्तों, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, ये राइट आंसर करना है। तो अब यहाँ आपका सबसे पहला जो आपका एक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ध्यान रखना, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। दिस इज द प्रायोरिटी एक्शन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो सबसे पहला दोस्तों आपका क्या जाएगा, ये आपका यहाँ जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। और जो सारी प्रायोरिटी बताई वो भी आपको समझना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आपका एक दो एग्जाम ESIC ने पूछा हुआ है, DSSB ने पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या लिखा है, विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ द स्पर्म facilitate the penetration of the zona pellucida of ovum। ये देखिएगा ओम है, और इस ओम के ऊपर दोस्तों क्या रहती है, जोना पेलिसिडा। क्या रहती है, जोना पेलिसिडा। अब ध्यान रखना मैं किसकी बात करूं, जो स्पर्म है, ठीक है। ये देखिएगा स्पर्म की टेल होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपका क्या हो गया, स्पर्म की बॉडी होगी, और ये स्पर्म की क्या होगी, आपकी नेक। ऐसे रहता है स्पर्म, क्लियर चीजें। अब देखिएगा, अब यदि मैं बात करूं जो स्पर्म है, इस स्पर्म की जो कैप है या ये टिप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म टिप, ठीक है। इस स्पर्म टिप के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम रहता है, ऐसा कौन सा एंजाइम रहता है जो क्या करता है, इसको पेनिट्रेट करने के बाद में क्या जाता है, ये क्या है, जोना पेलिसिडा। इसका नाम क्या है, ये होगी आपकी जोना पेल्यूसिडा। क्या है ये आपकी, जोना पेल्यूसिडा। अब इसको पेनिट्रेट करके इस ओम के अंदर जाने के बाद में क्या बनाता है दोस्तों, ये आपका जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, ये क्या बनाता है, जाइगोट यदि बनाता है तो उसको अपन, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो इस जोना पेल्यूसिडा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर जाएगा। बात ये हो रही है। तो सबसे पहले लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये किसकी बात हो रही है, जो HCl है उसकी बात हो रही है। फिर नाम है आपका हाइलुरिडेज। क्या नाम है आपका, हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है आपका, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है आपका, हाइलुरोनिडेज। क्लियर चीज है। उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, फॉर्मेलिन, और उसके बाद में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन। ये सारी आपके एंजाइम है, न्यूरोट्रांसमीटर टाइप है। अब HCl यहाँ पे काम नहीं करेगा, फॉर्मेलिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये भी आपका मतलब नहीं है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है आपका हाइलुरिनिडेज। क्या नाम है दोस्तों, हाइलुरिनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है। और ये एंजाइम आपका दोस्तों क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, इसको पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद में यहाँ पे क्या करता है, जाइगोट बनाता है। क्लियर चीज है। जो आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, तो ऐसी जो कंडीशन है उसके लिए जो आपका एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और ये आपका नोट सेट 2020 का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5-year-old is admitted in the unit of the following tonsillectomy। एक 5 साल का बच्चा है, वो यूनिट में भर्ती हुआ है और उसको टॉन्सिलेक्टोमी किया है। मतलब टॉन्सिलेक्टोमी करने के बाद में कोई भी बच्चा जनरल या नॉर्मल वार्ड के अंदर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी। अब इनमें से ऐसी कौन सी चीज आपको दिखेगी जिसे आप ये कहोगे कि इसके अंदर टॉन्सिलेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन हो गया है। डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइटिस आपका टॉन्सिलेक्टोमी का सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है।
लो ग्रेड फीवर, उसके बाद में चेस्ट कंजेशन या कंस्टेंट स्वेलिंग। क्या होगा आपका? कंस्टेंट स्वेलोबिंग। क्या होगा दोस्तों बताइएगा। अब यहां सबसे पहला ऑप्शन लिखा डिक्रीज एपेटाइट। डिक्रीज एपेटाइट यहां इसका कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद में लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर दिस इज द नॉर्मल। ध्यान रखना डिक्रीज एपेटाइट और लो ग्रेड फीवर टॉन्सिलेक्टोमी करोगे तो ये तो एक नॉर्मल है कि ये तो होना ही है। उसके बाद चेस्ट कंजेशन, चेस्ट कंजेशन आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है दोस्तों, लेकिन यहाँ टॉन्सिलेक्टोमी और चेस्ट कंजेशन का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? कंस्टेंट स्वेलोइंग। कंस्टेंटली वो क्या कर रहा है? स्वेलोइंग कर रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कंस्टेंट स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है? अब देखिएगा जो दोस्तों टॉन्सिलेक्टोमी है, किसकी बात करूं मैं? ये देखिएगा टॉन्सिलेक्टोमी, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, उस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या है? ब्लीडिंग। अब मैं कह रहा हूं जिस जगह आपने सर्जरी करी है उस जगह सर्जरी की जगह क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। अब ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? ब्लड कहां पे आएगा आपका? ब्लड इन माउथ, या आपका ब्लड किस में जाएगा? ओरल कैविटी में। अब ओरल कैविटी में ब्लड आएगा, इसका मतलब वो उस ब्लड को बच्चा क्या करेगा? बार बार क्या कर रहा है? स्वेलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वेलोइंग कर रहा है, निगल रहा है उसको। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वहां पे क्या होगी? आपकी ब्लीडिंग हो चुकी है। वहां पे क्या होगी? आपकी ब्लीडिंग हो चुकी है। ये बात भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी ब्लीडिंग हुई है नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए ब्लीडिंग का जो कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन का दोस्तों पता करने के लिए इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन उसका नाम क्या है? यदि कोई भी पर्सन कंस्टेंटली क्या करता है, ये ध्यान रखना, दिल्ली एम्स ने पूछा है और ये क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ था SGPGI, ठीक है, उस SGPGI के अंदर भी आपका क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 and more ओवा, एक या एक से अधिक ओम का फर्टिलाइजेशन होना फ्रॉम द सेम साइकिल बाय द स्पर्म एंड सेपरेट एट द सेक्सुअली इंटरकोर्स। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों और वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ध्यान रखना। इन्होंने लिखा है कि 2 and more ओवा, क्लियर चीज है, ये हो गया मोर ओवा। 2 या 2 से अधिक मोर है पहली कंडीशन, जो आपका ओवा है 2 से अधिक जहां ओवा आया है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है सेम एमसी है, सेम साइकिल, मतलब एमसी साइकिल नहीं हुआ है, लेकिन क्या है? सेपरेट इंटरकोर्स है। क्या दोस्तों? सेपरेट इंटरकोर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी वुमन है, उसके एक ओवा पहले रिलीज हुआ और एक ओवा पहले रिलीज होने के बाद में सेकेंड इंटरकोर्स किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोबारा वापस से ओवा रिलीज हो गया, ठीक है, और उसके बाद में वापस से क्या हो गया? इंटरकोर्स किया, कोइटस की एक्टिविटी की, और क्या हो गया? आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ऐसी कंडीशन सेम साइकिल में यदि 2 ओवा सेपरेटली क्या हो जाते हैं दोस्तों? फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सुपर फेकुंटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर फेकुंटेशन के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। अब ध्यान रखना, ए का नाम क्या है? सुपर फिटेशन। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। सुपर फिटेशन, सुपर फिटेशन का मतलब होता है, सुपर फिटेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं? आपके 2 ओवा होते हैं, लेकिन इसमें जो एमसी है ना दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। मतलब ये है, ये होगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे क्या होगा? आपका डिफरेंस। कहने का मतलब एक अब एमसी आई, उसके अंदर फर्टिलाइज हो गया, और नेक्स्ट बार एमसी आएगी उसमें और फर्टिलाइज हो जाना। 2 एमसी के अंदर कंटिन्यूसली 2 अलग अलग ओवा के द्वारा फर्टिलाइजेशन होना, ऐसी कंडीशन आपकी दोस्तों क्या कहलाती है? सुपर फिटेशन कहलाती है। और एक ही एमसी में 2 ओवा का 2 इंटरकोर्स के द्वारा क्या होना दोस्तों? फर्टिलाइज होना। दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द सुपर फेकुंडेशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा है? द क्लाइंट इज टेकिंग रिफाम्पिसिन 600 mg, ये हो गया आपका पर डेली टू ट्रीट द टीबी। मतलब एक क्लाइंट है
वो 600 mg वाली रिफाम्पिसिन को क्या कर रहा है, डेली ले रहा है टीबी को ठीक करने के लिए। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंड द मेडिकेशन। अब यह नर्स उसको कौन सा एक्शन बताएगी जिससे ये समझ में आ जाएगा कि रियल में उस मेडिकेशन का मतलब समझ में आ गया। देखो, टेलिंग द क्लाइंट दैट मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन विद द जूस, कि जो रिफाम्पिसिन की मेडिसिन है उसको आपको जूस के साथ लेना चाहिए। ये बात सही है क्या? इसका मतलब ये बात तो गलत है, जूस के साथ तो नहीं लेना चाहिए। उसके बाद लिखा है टेलिंग द क्लाइंट दैट मेडिकेशन विल चेंज कलर द यूरिन। आपको क्या बताना है कि ये जो रिफाम्पिसिन आप मेडिसिन लोगे, ये आपके यूरिन का जो कलर है उस यूरिन के कलर को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब ये बात बिल्कुल सही है, तो बताओ यूरिन का कलर किस टाइप से चेंज करेगी? तो ध्यान रखना, ये कलर कर देती है रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज कलर यूरिन कैसा आएगा दोस्तों? रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल विद, दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेशन, दिस इज द नॉर्मल विद द रिफाम्पिसिन। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है टेलिंग द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन बिफोर गोइंग बेड टू नाइट, कि आपको ये मेडिकेशन सोने से पहले लेनी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद लिखा है टेलिंग द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन इफ द नाइट स्वेट अकर, ये मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपको नाइट में स्वेटिंग हो। ये बात भी ऐसे ही नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये जाने वाला है कि रिफाम्पिसिन यदि आप कोई भी पर्सन ले रहा है टीबी से ठीक होने के लिए दोस्तों, तो उसके अंदर सिंपल सा है कि वो यूरिन का कलर, बॉडी का कलर सबको क्या कर देता है दोस्तों, चेंज कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत इंपोर्टेंट भी है। शॉर्टली आफ्टर द क्लाइंट वाज एडमिटेड इन द पोस्टमार्टम यूनिट, एक क्लाइंट है वो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद में उस वार्ड में एडमिट हुआ है। नर्स नोट, नर्स ने नोट किया, एक तो क्या आ रहा है, हेवी लोक या रुब्रा आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लोक या रुब्रा आ रहा है, डार्क ब्लर, देखो यहां क्या होगा, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लीड हो रहा है वहां पे, विद द लार्ज क्लॉट्स, कहने का मतलब ब्लड भी है और उसके साथ में बहुत सारे क्लॉट भी आ रहे हैं। नर्स शुड बी एंटीसिपेट एन ऑर्डर, नर्स को अब किसका ऑर्डर करना चाहिए? नर्स यहाँ पे क्या ऑर्डर या एंटीसिपेट को ऑर्डर करेगी, सोचेगी मिथार्जिन देना चाहिए, उसके बाद एस्ट्रिडोल देना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए, या आपका फिनार्गेन देना चाहिए। अब दोस्तों जो फिनार्गेन है ये तो आप सभी को पता है किस में दी जाती है, वोमिटिंग में, भाई जब उल्टी होती है तो दी जाती है, एंटीमेटिक है। मैग्नीशियम सल्फेट है वो डीओसी किसकी होती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये तो होती है आपका एक्लेम्सिया की, ये किसकी होती है दोस्तों, एक्लेम्सिया की डीओसी होती है। फिर अपन बात करें ये एस्ट्रिडियोल, ये भी एक एनाल्जेसिक होती है दोस्तों, कैसी होती है, एक एनाल्जेसिक का ब्रांड नेम है। और अब इसमें एक ही बचा है, इसका नाम क्या है, मिथार्जिन। ध्यान रखना, मिथार्जिन उस कंडीशन में दी जाती है जहां ऑक्सीटोसिन, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन है, वो ऑक्सीटोसिन क्या हो जाए, फेल हो जाए। क्लियर चीज ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन जिस जगह दोस्तों फेल हो जाए, मतलब ऑक्सीटोसिन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे क्लोट्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, लोक या रुब्रा ज्यादा हो रहा है, तब आपको क्या देनी, मिथार्जिन देनी है। और मिथार्जिन क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वो जो जितने सारे क्लोट्स है उन क्लोट्स को क्या कर देगा, बॉडी से रिमूव कर देगा या बाहर निकाल देगा। क्लियर चीज है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, मिथार्जिन मेडिकेशन दी जाती है जब ऑक्सीटोसिन फेल होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होती है तो अपन ऑक्सीटोसिन को जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीटोसिन काम ही नहीं कर रही है, उसके बाद में आपको किसका यूज करना है दोस्तों, मिथार्जिन का यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना प्यारा और मस्त क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू हैव द इंट्रावीनस, क्या नाम है आपका, कोलिंजियोग्राम, क्या कर रहे हो दोस्तों, आपका कोलिंजियोग्राम। बिफोर द प्रोसीजर नर्स शुड असेस द पेशेंट, प्रोसीजर से पहले नर्स को क्या असेस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है,
तो ध्यान रखना जो कोलिंजियोग्राफी है, कोलिंजियोग्राम होता है वो देखो डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफ गाल ब्लेडर डिजीज। गाल ब्लेडर के डिजीज है, उस गाल ब्लेडर का डिजीज मतलब क्या हो गया, एक तो क्या देखेगा ये गॉल ब्लेडर में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, क्लियर चीज है, वहां कोई भी अल्सर तो नहीं है, वहां कोई भी आपका जो आपका परफोरेशन तो नहीं है, परफोरेशन, वहां कोई स्टोन तो नहीं है, वहां आपका कोई भी स्टोन तो नहीं। इन सभी को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कोलिंजियोग्राम करके एक जो इन्वेस्टिगेशन आता है उसको अपन परफॉर्म करते हैं। अब बताओ कोलिंजियोग्राम से पहले आपको सेल्फिश की एलर्जी को देखना है, या आपको रिएक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है उसको देखना है, या गाल ब्लेडर डिजीज को देखना है, या आपको एग की एलर्जी देखना है। अब देखो दोस्तों, एग की एलर्जी से यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है, गाल डिजीज को देखने के लेते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर करने से पहले आपको ये कुछ भी, ये तो सिंपल सी बात है। फिर ब्लड रिएक्शन, यहाँ पे ब्लड रिएक्शन का भी कोई भी मतलब नहीं है, यहां ध्यान रखना आपको क्या करना है, सेल्फिश एलर्जी को नोट करना है कि भाई जो सेल्फिश है उस सेल्फिश से उस पर्सन को एलर्जी तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जो आप कोलिंजियोग्राम यूज करते हो, किसकी बात कर रहा हूं, जो कोलिंजियोग्राम यूज करते हो दोस्तों, इसके अंदर डाई होती है और उस डाई के अंदर जो कंटेंट आता है वो ध्यान रखना सेल्फिश लाइक का कंटेंट आता है, और इस वजह से ध्यान रखना वहां पे एलर्जी हो सकती है। तो उस डाई की वजह से क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो डाई की वजह से एलर्जी हो जाए उससे पहले ही आपको उस पर्सन के अंदर सेल्फिश की एलर्जी को देखना है। दोस्तों ये सेल्फिश एलर्जी वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना सफदरगंज के अंदर पूछा हुआ है, जो आपका वर्धमान जो महावीर वाला जो आपका है ना उसके अंदर पूछा हुआ, वीएमसी इसके अंदर पूछा हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन दोस्तों, नेक्स्ट वन में बात करूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा द नर्स इज असेसिंग, के लिए चीज क्या कर रहा हूं दोस्तों मैं, द नर्स इज असेसिंग, एक नर्स है वो क्या कर रही है, असेस कर रही है, वो क्या असेस कर रही है दोस्तों, देखिएगा नर्स इज असेसिंग, और वो क्या असेस कर रही है, तो वो कर रही है आपका एब्डोमेन, क्या असेस कर रही है दोस्तों, एब्डोमेन को क्या कर रही है, असेस कर रही है, एंड द नर्स नाउ द बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द असेसमेंट, के लिए चीज है, नर्स अब बताएगी कि जो बेस्ट सीक्वेंस है, ठीक है, बेस्ट सीक्वेंस के लिए कौन सा आपका रहेगा, एब्डोमेन असेसमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, क्लियर चीज है, ये बात आपको क्या करनी दोस्तों, ध्यान में रखनी है। अब मुझे आप बताओ भाई बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होता है एब्डोमेन के लिए, आप सभी सोच के मुझे बताइएगा कि एब्डोमेन के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बेस्ट सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में अपन क्या करें दोस्तों, बात करें। तो ध्यान रखना बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, ये जो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों, उस राइट आंसर को आपको क्या करना है, उस राइट आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। वैसे अपन ने आज काफी इंपॉर्टेंट और जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज थे उन सभी को देखा था, ठीक है। तो आज वाले जो एमसीक्यूज है वो आपको कैसे लगे कमेंट करके दोस्तों आपको क्या करना है जरूर बताना, और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको छोड़ना है, क्लियर चीज है। और आप सभी का जो आपका इतना सपोर्ट प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट अपन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी अपन आगे भी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आप सभी को ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट।